प्रेमी हैं, उठा के उन्हें 19 महीने के लिए मीसा में बंद कर दिया गया था। तो क्या वो अपना वक्त भूल गए? भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है मात्र 44 साल के अंतराल में, और देश दुनिया की कई ऐसी पार्टी है, राजनीतिक सत्ता दल है जिनको उन्होंने अचंभित कर दिया। और 2024 की जहां बात करें, एक बड़े रूप में उभर के आ रही है, जहां स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गठबंधन के साथ, वो एनडीए के साथ 400 पार कर जाएंगे। वास्तव में चौंकाने वाला रिपोर्ट है, जहां दुनिया के लिए वहीं विपक्षियों के लिए एक गंभीर मुद्दा है कि वो कैसे अपने आप को और अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। इसी पर हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ सीपी शर्मा जी है, जो नोएडा के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक है बीजेपी के और वरिष्ठ कार्यकर्ता है। जानेंगे कैसे बीजेपी ने यह सफर तय किया है और आगे क्या करने वाले। नमस्कार सर, स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले सभी देशवासियों को हमारे बीजेपी स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के, जिनके बल पे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनकी मेहनत आज हमें यहाँ तक लाई है, हमें आज 44 वर्ष हो गए हैं। मुझे याद आता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मैंने जनसंघ में भी हमारे श्री बलराज मधोक जी के साथ काम किया था कुछ वर्ष तक। उस वक्त हम हिंदू महासभा के लिए काम करा करते थे। लेकिन आज 44 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक समुद्र बन चुका है, सभी नदियों का संगम जैसे होता है, एक विशाल समुद्र बन चुका है, तो हमें बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम एक साधारण सदस्य हैं। मैं बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ नोएडा महानगर देखता हूं, लेकिन जो भी हमें जिम्मेवारी दी जाती है हम उसे निष्ठा से निभाने की कोशिश करते हैं। तो सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जैसे 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी, फिर 1977 में अन्य दल भी उनके साथ मिले, क्या किसी ने कल्पना की? आज 2024 में 400 पार की सीटें की बात कर रहे हैं, क्या किसी ने कल्पना की थी? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से और उसके बाद हमारे जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना में हमारे बलराज मधोक जी ने एक अहम रोल अदा किया था। उसके बाद अटल जी ने पूरा मार्गदर्शन देश को दिया, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को दिया। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी। हमारा संगठन बहुत बड़ा, हम लोग मंडल स्तर पे और बूथ स्तर पे हम मजबूत हुए। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो काया पलट कर दिया हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का। अभी तो हमें ये कहते हुए लगता है कि हम इंटरनेशनल भारतीय जनता पार्टी हैं, क्योंकि हम लोग विश्व की बड़ी पार्टियों में से एक हैं। हमें कांग्रेस को कहा जाता है विश्व स्तर पर, अब बीजेपी आ रही है। देखिए, कांग्रेस तो अपने कर्मों से पीछे रह गई, क्योंकि उनके विचार नहीं थे, उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनके पास कोई देश निष्ठा नहीं थी। हम लोग तो देखिए सारे देश प्रेमी लोग हैं हमारे। मैं नहीं कहता वो भी देश प्रेमी होंगे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता भारत माता के लिए काम करता है, अपने देश के लिए काम करता है, अपने समाज के लिए काम करता है और हमारी प्रकृति के लिए काम करता है, सनातन पद्धति से काम करता है। हमें गर्व होता है आज कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा हिस्सा है। सर, जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे कहते हैं कि सभी धर्मों के और विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन बीजेपी को खास तौर पे कहते हैं कि सनातन को लेके ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, सनातन होना ही सबको साथ लेके चलना है। आप बात समझिए, कोई हिंदू शब्द नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक विचारधारा है जो लोगों को जीना सिखाती है, जो लोगों को काम करने का तरीका सिखाती है, जो लोगों को आयुर्वेद का तरीका सिखाती है, योग का तरीका सिखाती है। हम लोग सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म ही हमारे साथ हो। आप देखिए, हम लोगों ने मुस्लिम लोगों के लिए हमारे अटल जी ने, हमारे मोदी जी ने कितना बड़ा कार्य किया है। 3 बार तलाक 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 कह देने से उनकी महिलाएं आहत होती थी। वो हमारी बहनें हैं, आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आज देखिए, हर व्यक्ति को हम लोग, अगर उसने तीर्थ यात्रा पे जाना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से उसे पैसा दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। हम लोग सभी, वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू हो, सभी हमारे देश का अभिन्न अंग है। मुझे ये लगना चाहूँगा, ऐसे क्या कार्य किया वास्तव में बीजेपी ने जिसको लेके जो है पार्टी और एक तरफा जो है जनता भी हाँ में हाँ मिला रही है? मुझे लगता है ये सवाल आपका ठीक नहीं है। आपको ये पूछना चाहिए क्या कार्य नहीं किए अभी तक।
मैं तो समझता हूँ कि सभी कार्य कर दिए। हिंदुस्तान में हमारी सड़कों का एक विशाल निर्माण हो चुका है, फ्लाईओवर का विशाल निर्माण हो चुका है, स्ट्रक्चर पूरा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुंदर बन चुका है। आप चाहे पूर्व में जाएं, आप चाहे पश्चिम में जाएं, दक्षिण में जाएं, पंजाब साइड जाएं, चाहे आप उत्तराखंड की तरफ जाएं, चाहे आप आगरा और लखनऊ वाले रूट पे चले जाएं, इतने ज़बरदस्त हाईवे बन गए हैं। आप अगर कभी भी यूरोप गए हैं तो आप वहाँ के हाईवे देख लीजिए, उनसे सुंदर हाईवे हमारे बने। नंबर 1, विश्व स्तर पे प्रधानमंत्री जी की एक लीडरशिप सामने आई है। आज देखिए आप डिफेंस के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम लोग डिफेंस में सब चीज़ें अपने यहाँ बना रहे हैं। इसके अलावा हथकरघा, MSME, लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, जो भी चीज़ें चाइना से आती थी हिंदुस्तान में बननी शुरू हो गई हैं। ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल का निर्माण हो रहा है। ODOP के माध्यम से उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया काम हो गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, एक प्रोडक्ट के काम के लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है, और हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के घरों का निर्माण हुआ है जिसमें हर आदमी को घर मिल सके। और इसके अलावा देखिए नल, हर घर नल से जल, जो भी हमारे सरकार का नियम है या हमारी जो भी हमने घोषणाएं की थी, हर घर में आज जल जा रहा है। हर परिवार में एक सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है। और क्या चाहिए हमें, आप बताइए। हम लोग हर घर में, घर तक पहुँचे। डायरेक्ट सब्सिडी किसानों के अकाउंट में पहुँच रही है, डायरेक्ट सब्सिडी लाभार्थियों के अकाउंट में पहुँच रही है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। लाखों लोगों के बैंकों में अकाउंट खुले हैं, और जिससे डिजिटल भारत बनाए। डिजिटल भारत, आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज अगर कोई केले वाला भी अगर 2 केले बेचता है तो आप क्या 10 का नोट उसे देते हो? नहीं देते, आप पेटीएम करते हो जी। आज अगर कोई नारियल वाला अगर नारियल बेच रहा है, 40 रुपये का नारियल मिलता है, तो हम लोग डिजिटल इकोनॉमी को, हिंदुस्तान की डिजिटल इकोनॉमी, ई-कॉमर्स दिन दुगना रात चौगुनी बढ़ रही है। मैं समझता हूँ 10 साल में इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना अपने आप में अद्भुत है। और जहाँ आपने डिजिटल की बात की तो प्रत्येक व्यक्ति टैक्स का हिस्सेदार हो गया है, इससे जो छुपे थे वो भी सामने आ गए। लेकिन सर यहीं पे कई लोगों का ये मुद्दा है कि वास्तव में सरकार आने के बाद, बीजेपी के बाद जो है रोजगार की कमी हुई युवाओं के लिए, क्या ये गवर्नमेंट सेक्टर में हुई कि प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में एक रिजर्व सिस्टम है, जितनी सरकारी नौकरियाँ बन सकती हैं सरकार दे रही है। प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने रिजर्वेशन करी है लोकल रेजिडेंट के लिए। जिस एरिया में इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं उस एरिया के लिए हम लोगों का 33% रिजर्वेशन है, तो उस एरिया के गांव के लोग वहाँ जॉब के लिए आएंगे। ये भ्रम फैलाया जाता है दूसरी पार्टियों के द्वारा। आप नोएडा या किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में देख लीजिए, हर फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगा होता है कि रिक्वायर्ड टेलर, रिक्वायर्ड प्रेसमैन, रिक्वायर्ड हेल्पर, रिक्वायर्ड मैनेजर, रिक्वायर्ड पैकिंग पर्सन। लोग ढूंढ रहे हैं। लोग, हमें लगता है कि लोग, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, हमें लोगों की आवश्यकता है। हर फैक्ट्री में 8 से 10 लोगों की आवश्यकता है। अगर केवल कमी यही है कि हमें कोऑर्डिनेशन की, उन लोगों को ट्रेन करके उन फैक्ट्रियों में लगाने की। ये कोऑर्डिनेशन लोकल स्तर पे हमारे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि हर शहर से उसके लिए स्किल सेंटर से उनको स्किल पे देके और उसके बाद उनको जॉब मिल रही है। लोग अपना डायरेक्ट बैंक से लोन लेके बिना सिक्योरिटी के, अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक अनसिक्योर्ड लोन मिल रहा है। छोटे छोटे काम अपने लोग कर रहे हैं, उसके अलावा वो 5-7 लोग अपने पास रख रहे हैं। तो ये एक शुरुआत हुई है 10 साल में, जो पिछले 50 साल में कांग्रेस नहीं